हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल कचना गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे 16 दिसंबर 2021 में पूछा गया क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम पूछा गया है 1 to 5 तक। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्तित्व के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही है? तो यहाँ जो है विकास की प्रक्रिया में संस्कृति विविधताएं होती है, तो यह ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों में विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने का उदाहरण है? तो यह जो है पता करो कि तटीय इलाके में रहने वाले लोग क्या खाते हैं व क्यों। ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विकास का चरणीय सिद्धांत निम्नलिखित नियमों में से किस पर स्पष्ट रूप से जोर देता है? तो यह जो है विकास की अनिरंतरता। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन से कारकों द्वारा विद्यालयों में बच्चों का अधिगम से जुड़ाव प्रभावित होता है? तो यह जो है पहला पारिवारिक सामाजिकरण, यह भी है समकक्षी संबंधों द्वारा, तीसरा है सांस्कृतिक मूल्यों द्वारा और एक है बच्चों का आत्मसम्मान। तो चारों है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक चरण में बच्चे निम्न में से क्या कर पाते हैं? तो यह जो है प्रतीकात्मक खेल। ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक छोटी बालिका प्रतीकात्मक खेल कर पाती है पर अभी दूसरे व्यक्ति का दृष्टिकोण नहीं समझ पाती है और वह अपनी पकड़ से बाहर की घटनाओं की वजह से आसानी से परेशानी हो जाती है। जीन पियाजे द्वारा सुझाए चरणों में से कौन सा चरण इस बालिका के वर्तमान स्तर को अंकित करता है? तो यह जो है पूर्व संक्रियात्मक। ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा अभिलक्षण कोहलबर्ग के नैतिक विकास मॉडल से सम्मिलित है? तो यह जो है नैतिक विकास के चरणों का स्वरूप सार्वभौमिक होता है। तो आंसर ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेविगोत्स्की के अनुसार निम्न में से किसके लिए समीपस्थ विकास क्षेत्र का इस्तेमाल करना चाहिए? तो वह जो है अध्यापन और मूल्यांकन के लिए। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक विशिष्ट संप्रातः को पढ़ाने हेतु एक अध्यापिका बच्चे को आधा हल किया हुआ उदाहरण देती है। लेविगोत्स्की के अनुसार अध्यापिका किस रणनीति का इस्तेमाल कर रही है? तो वह जो है पार रणनीति का इस्तेमाल कर रही है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अभिवृत्ति एक प्रगतिशील कक्ष माहौल के अनुसार है? तो यह जो है पहला देखते हैं निर्णय निर्धारण में बच्चों की सहभागिता, यह भी है भयमुक्त अधिगम वातावरण की संरचना, यह भी है विद्यार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन कर रखना, यह भी है। तो उपरोक्त सभी है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि कोई अध्यापक बच्चों को बुद्धि लब्धि के आधार पर स्थित समूह में पृथक ना करे क्योंकि बुद्धि लब्धि संकल्पना अस्थायी नहीं है और यह बच्चों को चिन्हित करने के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
हावर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार एक कक्षा में तरह तरह की अध्यापन रणनीतियों का इस्तेमाल होना जरूरी है, क्योंकि यह बहु भौतिकता को निष्पादन करने में मददगार है। ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1.5 से 2.5 साल की उम्र के बच्चों द्वारा अक्सर उच्चारित द्विशब्दीय उच्चारणों को क्या कहा जाता है? तो यह जो है तार प्रेषित वाचन। ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुरुष सामान्यतः दिमाग से सोचते हैं और महिला अपने हृदय से सोचती है। यह कथन क्या दर्शाता है? तो यह जो है लैंगिक रूढ़िवाद। ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा में निम्न में से कौन सी मूल्यांकन विधि का इस्तेमाल नहीं होता होगा? तो यह जो है केवल मानक निर्देशित मूल्यांकन पर आश्रय। ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वंचित और हाशिए पर स्थित समूह की भाषा और संस्कृति को स्कूली पाठ्यक्रम में समावेशित करने से एक अध्यापक क्या सुनिश्चित कर सकते हैं? तो यह जो है शिक्षा में साम्यता। ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्याप्त समर्थन प्रदान करने के बावजूद एक कक्षा में एक विद्यार्थी गणितीय क्रियाओं को समझने में निरंतर चुनौतियों का सामना करता है। इसकी वजह क्या हो सकती है? तो यह जो है गणितीय वैकल्य। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक समावेशी संस्था में एक श्रव्य बाधित विद्यार्थी की शिक्षा हेतु निम्न में से कौन सी रणनीति प्रभावी नहीं होगी? तो यह जो है संप्रेषण हेतु मुख्यतः मौखिक माध्यम पर ही आश्रित रहना, या नहीं होगा। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कक्षीय प्रक्रिया का विश्लेषण किसी अध्यापक से वंचित समूह के प्रति गठित रूढ़ पूर्वग्रहों को उजागर कर सकता है? तो यह जो है लिंग, जाति और आर्थिक श्रेणी के आधार पर निर्धारित आसन व्यवस्था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा में सृजनात्मक को बढ़ावा देने के लिए विद्यार्थियों को कैसे अवसर प्रदान करना चाहिए? तो यह जो है मौलिक खोज और सोच को बढ़ाने के। ऑप्शन बी राइट आंसर। देखते हैं। एक संरचनात्मक कक्षा में बच्चों की संज्ञानात्मक सहभागिता को किस प्रकार सुसाधित किया जा सकता है? तो पहला देखते हैं बच्चों के वार्तालाप द्वारा, यह भी किया जा सकता है। उसके बाद दूसरा देखते हैं अध्यापक के संवेगों द्वारा, यह भी किया जा सकता है। और तीसरा देखते हैं बच्चों के सकारात्मक परंपरा संबंधों द्वारा, यह भी किया जा सकता है। तो तीनों किया जा सकता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर, चौथा नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों की असफलता अक्सर विद्यालय की असफलता होती है। निम्न में से कौन सा कथन इस वाक्य का समर्थन करता है? तो यह जो है बच्चे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय बच्चों के सीखने की विधि गतियों का संज्ञान नहीं करते हैं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी संप्रदाय के प्रासंगिक और अर्थपूर्ण होने के लिए क्या आवश्यक है? तो यह जो है बच्चे के जीवन संबंधित सामाजिक परिप्रेक्ष्य से जोड़कर पढ़ाना। ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कक्षा में बच्चों के असफलता के भय को दूर करना क्योंकि
क्यों जरूरी है? तो यह असफलता और त्रुटियों बच्चे के अधिगम का स्वाभाविक हिस्सा है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि पुरस्कार देना अधिगमकर्ताओं को अभिप्रेरित करने को उत्तम तरीका नहीं है, क्योंकि इसमें आंतरिक अभिप्रेरणा छीन होता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से अभिलक्षणों का कौन सा दल उत्तम समस्या समाधानकर्ताओं को इंगित करता है? तो यह जो है सृजनात्मकता, प्रतिक्रियात्मकता, अनमता की कमी, अभिसारी चिंतन। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षिका के विद्यार्थियों की खासकर सुविधा वंचित वर्ग के सफलता एवं असफलता के बारे में विचार अक्सर उनके सीखने व अभिप्रेरणा को प्रभावित करते हैं। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो यह जो है शिक्षक की अपेक्षाएं बच्चों को सिखाने को बेहद प्रभावित करती है। तो ऑप्शन ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षिका कक्षा में सकारात्मक रूप से सीखने का वातावरण किस प्रकार सुनिश्चित कर सकती है? तो यह जो है बच्चों के संवेग को सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा बनाकर। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या एक शिक्षक को कक्षा में एक सत्ताधारी व्यक्ति के रूप में देखा जाना चाहिए जिसे कोई चुनौती ना दे सके? नहीं, विद्यार्थी ऐसे शिक्षकों से प्रश्न पूछने में हिचकिचाते हैं जिसे उनकी संप्रति की स्पष्टता में कमी आ जाती है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा में परिचर्चा के दौरान क्या एक शिक्षिका को विद्यार्थी के गलत उत्तर सही करना चाहिए? नहीं, बच्चों को अभिव्यक्ति करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बिना गलत होने के भय के। ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए दोस्तों अब मैथमेटिक्स को देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिराज अपनी रसोई में सेबों को इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि उसने पहली पंक्ति में 11 जोड़े सेब, दूसरी पंक्ति में 22 जोड़े और तीसरी पंक्ति में 33 जोड़े सेब रखे हैं। तो सिराज के पास रसोई में कुल कितने सेब हैं? बिल्कुल सिंपल है। पहले कितना 11, उसके बाद 22 और उसके बाद 33 को जोड़ देंगे 66। तो 66 गुनी 2 जोड़े जोड़े बोले हैं तो कितना हो जाएगा 132। तो सिराज के पास अब कितना है 132 सेब है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला कथन क्या है? सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्या होती है। बिल्कुल गलत। दूसरा देखते हैं। एक अंक वाली केवल 5 अभाज्य संख्याएं हैं। यह भी गलत है। तीसरा देखते हैं। अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक है। यह सही है। अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। यह भी सही है। उपरोक्त में से सही कथन 3 और 4 है। तो 3 और 4 ये है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्कूल की NSS इकाई ने प्रत्येक जरूरतमंद बच्चे को 3/4 किलोग्राम चीनी देने का फैसला किया। एक प्रायोजक ने से उसे इस काम के लिए 281/2 किलोग्राम चीनी मिली। कितने बच्चों को यह चीनी बांटी जा सकती है? तो पहले देखते हैं हम कि प्रत्येक ज़रूरतमंद बच्चों को जो है 3/4
4 किलोग्राम चीनी दिया है। कुल चीनी मेरे पास कितना है 281/2 किलोग्राम। अच्छा, अब कुल बच्चों की संख्या, तो कुल बच्चों की संख्या 281/2 गुना 4/3, 2 कम 2 2, तो कितना हो गया 187 आंसर। ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्णांकों के संबंध में इनमें से कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य है? कथन आ को देखते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल सदैव संख्याओं के बराबर या उससे अधिक होता है। कथन गलत है। कथन ब को देखते हैं। दो संख्याओं का जोड़ सदैव संख्याओं के बराबर या उससे अधिक होता है। ये भी कथन गलत है। तो दोनों अ और ब असत्य कथन है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल सा मैथ है। रिंकी के पास जिलेबी की 3 थाली है। अ थाली, ब और 100 थाली है। अ में केवल 1 जिलेबी है। ठीक है, अ में कितना है 1 जिलेबी है। उसके बाद ब में 5 जिलेबी है। ब में 5 जिलेबी है। और थाली 100 में 3 जिलेबी है। थाली 100 में 3 जिलेबी है। तो वह 3 थालियों में बराबर जिलेबी रखना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला देखते हैं। थाली ब में 2 जिलेबी उठाकर थाली अ में रखना चाहिए उसको, तब बराबर हो जाएगा। तो थाली ब से 5 है तो इसमें 2 उठा के 1 में रख देगा अ में, तो यहाँ 1 था 3 हो जाएगा। तो इसमें 2 घट गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ भी 3 हो गया, यहाँ भी। तो ये और ये नंबर सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 6 और 7 का लघुत्तम समवर्ती x y के लघुत्तम समवर्ती का आधा है और यदि x का मान 12 है तो y का मान क्या होगा? तो पहले हम 6 और 7 का एलसीएम लेते हैं। तो कितना हो गया 42। और x y का एलसीएम लेते हैं तो x गुना y, तो x गुना y बराबर 42 गुना 2। ठीक, तो x का मान कितना मेरा दिया हुआ है 12 है। तो 12 गुना y बराबर 42 गुना 2, तो y बराबर 42 गुना 2/12। ठीक है, तो यहाँ 6 कट जाएगा। उसके बाद 6 सत्ते 42, तो y का मान 7। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से 2.9 गुना 7.49 बट्टे 11.51 का सबसे अच्छा सन्निकट कौन सा है? तो सबसे अच्छा सन्निकट जो है यह नहीं है। 7 दूना 14 नहीं है, यह 7/21 भागा 11 यह भी नहीं है। अच्छा 7/21 12, यहाँ यह है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जया पहली कक्षा में पढ़ रही है। शिक्षिका ने उसे कुछ चित्र काट दिए। घड़ी की एक बैटरी, संतरा, आइसक्रीम कोन, मोमबत्ती, किताब और एक स्टील का गिलास।
शिक्षिका ने जया को एक जैसी आकृति वाली वस्तुएं उठाने को कहा। उसने उठाया घड़ी की बैटरी, मोमबत्ती और स्टील का गिलास। उसने उन सभी वस्तुओं को समान विशेषता आधार पर अलग अलग कर दिया जाए तो जो है बेलनाकार वस्तु बन जाएगा। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुबह 6 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच एक सही घड़ी की घंटे की सुई कितनी अंश की कोण घूम लेगी? तो हम जानते हैं कि 1 घंटा में जो है 30 डिग्री का कोण बनता है। तो मेरे पास कितना है, 6 बजे से 3 बजे यानी कि 6 3 9 यानी कि 9 घंटा। तो 9 गुना 30 तो कितना हो गया, 9 तिया 27, 270 डिग्री का कोण बनेगा। तो 270 ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी भूमि पर 400 किलोमीटर की दूरी को निरूपित करती है। यदि भूमि को 2 नगर 3400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है तो मानचित्र पर उनकी दूरी होगी। तो पहले हम क्या लेते हैं, 400 किलोमीटर बराबर 1 cm मानचित्र जो है निरूपित करता है। तो 1 किलोमीटर बराबर कितना हो गया, 1/400 सेंटीमीटर। तो अब 3400 दिया है मेरा, तो 3400 किलोमीटर बराबर 1/400 गुना 3400 सेंटीमीटर दिया हुआ है। 8 चौके 32 तो 8.5 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है। 800 मीटर की एक दौड़ में अनूप को पहली 100 मीटर पूरा करने में 14 सेकंड लगते हैं और अगले 100 मीटर पूरा करने में पिछले से 2 सेकंड ज़्यादा लगते हैं और आगे के 100 मीटर पूरा करने में पीछे वाले से 2 सेकंड ज़्यादा लगते हैं। तो यह प्रक्रिया समाप्त होने तक चलती है। तो अनूप को दौड़ को पूरा करने में कितना समय लगेगा? तो पहले है क्या कि 100 मीटर चला 14 सेकंड में, फिर 100 मीटर चला 16 सेकंड, यानी कि हर 100 मीटर में 2 सेकंड बढ़ा। तो उसी तरह जो है 8वीं 100 मीटर में उसको 28 सेकंड का लगा। तो हम पूरा सेकंड को जोड़ देते हैं तो 168 सेकंड। तो 168 सेकंड जो है कितने में आ जाएगा, 2 मिनट 48 सेकंड में। ऑप्शन बी राइट आंसर। 100 मीटर में 2 सेकंड बढ़ता है, हर 100 मीटर में 2 सेकंड उस तरह बढ़ा देंगे और सेकंड को पूरा जो है प्लस कर देंगे, सो के उसको मिनट में चेंज कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक संख्या के अंकों को पहचान कर अगली संख्या बताएं। तो 910 में अगर हम 89 घटा देंगे यहाँ पे तो 821, फिर 89 732, फिर 89 643, फिर 89 तो 554। ऑप्शन ए राइट आंसर। मैथ में कुछ नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बच्चे द्वारा 5 विषयों में प्राप्त अंक का मध्य 74 है। उसने 3 विषयों में 70, 75, 80 अंक प्राप्त किए। उस बच्चे द्वारा बाकी 2 विषय में प्राप्त अंकों मध्य क्या है? तो पहले हम देखते हैं 5 विषयों का जो है मध्य कितना है, 74 है। अच्छा, 5 विषयों का अंक जो है 74 गुना 5 कर दो तो कितना हो गया, 370 मेरा टोटल नंबर हो गया। तो 3 विषय में जो है 70 प्लस 75 प्लस 80 को जोड़ देते हैं तो 225 प्लस 75 प्लस 80 को जोड़ देते हैं तो 225 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 प्लस 80 को जो
तो 225 हो गया 3 विषय में, तो 370 में 225 को हम घटाते हैं तो मेरा बचा कितना 145। तो 145 2 विषय, तो इसको बाय 2 कर देते हैं तो बचा तो कितना हो गया 72.5। तो 72.5, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हर्षित, आमीना और जोसेफ द्वारा एक दिन का पैदल चलने का विवरण नीचे दिया गया है। हर्षित जो है शुरू करने का समय 5:32 AM और ख़त्म करने का समय जो है 6:49 AM है। तो आमीना का 5:27 AM और 6:37 AM ख़त्म करने का है। जोसेफ का 6 AM और 7:31 AM। तो अब देखते हैं हम कितना चला। तो पहले 5 यानी कि 1 घंटा 17 मिनट हर्षित चले। दूसरा आमीना जो है 1 घंटा 10 मिनट चले। उसके बाद जोसेफ जो है 1 घंटा 25 मिनट चले। ठीक है, तब ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन का हर्षित और आमीना समान अवधि के लिए चले, बिल्कुल गलत। जोसेफ आमीना से 8 मिनट ज़्यादा है, यह बिल्कुल नहीं है। चले, जोसेफ हर्षित से 15 मिनट ज़्यादा है, यह भी नहीं है। आमीना सबसे कम समय चले, यह सही है। आमीना का कितना है 1 घंटा 10 मिनट है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बच्चा वर्ग और आयत में अंतर नहीं कर पा रहा है। वह दोनों को एक ही श्रेणी में निर्धारित करता है। वैन हिल के ज्यामितीय तर्क के सिद्धांत के अनुसार छात्र किस चरण पर है? तो वह जो है दृश्यकरण स्तर पर है। ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कर्म प्राकृतिक संख्याओं की योग सिखाने की शुरुआत के लिए उपयुक्त होगा? तो पहला देखते हैं, प्रासंगिक परिस्थिति के स्थिति के द्वारा एक अनुभव प्रदान करना, यह सही है। दूसरा देखते हैं, स्थितियों को चिन्हों से प्रदर्शित करना, यह भी है। उसके बाद स्थिति को मौखिक रूप से समझाना, यह लास्ट में होगा। चित्रों के माध्यम से स्थितियों को निरूपित करना, यानी कि 1 पहले होगा, उसके बाद 2, उसके बाद 4, उसके बाद 3। तो यह जो है 1 2 4 3, तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कौन सा आधार उत्कृष्ट गणितीय शिक्षा के दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है? तो यह जो है सभी विद्यार्थी गणित सीख सके और सभी विद्यार्थियों को गणित सिखाने की ज़रूरत है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर, यह जरूरी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षिका ने अपने छात्रों को गणित की पत्रिका बनाने के लिए कहा और उसमें उन्हें उनके द्वारा दैनिक जीवन में प्रयुक्त की गई गणित की स्थितियों को लिखने के लिए कहा। उसका उद्देश्य है कि छात्रों की सहायता करना कि वे कक्षा के गणित का शहरी दुनिया में प्रयुक्त होने वाले गणित के संबंध स्थापित कर सकें, या इसका यही उद्देश्य है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गणित केवल अंक गणित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन दिए गए संदर्भ में सबसे उपयुक्त है? तो यह जो है गणितीय पाठ्यचर्या में गणित के क्षेत्र जैसे आकार, दिक्स्थान, संबंधित समझ, मापन, आंकड़ों का प्रबंधन को आवश्यक रूप से स्थान दिया जाए। तो यही है उपयुक्त। ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से डिन्स ब्लॉक का प्रयोग करके किन अवधारणाओं को नहीं पढ़ाया जा सकता है? तो यह जो है प्रयोक्ता को। ऑप्शन बी राइट आंसर, इसको पढ़ाया नहीं जा सकता है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक छात्र को जब 6065 को संख्या के रूप में लिखने के लिए कहा गया तो उसने इसको 665 लिखा। इस प्रकार की त्रुटि हुई क्यों? क्योंकि छात्र ने स्थानीय मान की अवधारणा को नहीं समझा, इसीलिए उससे गलती होगी। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। योग की एक समस्या 234 + 42 को हल करते हुए एक विद्यार्थी ने जोर से कहा, यदि वह 40 होता तो उत्तर 244, 254, 264, 274 होता, परंतु यह 42 है, इसलिए यह 274 + 2 = 276 होगा। इसलिए 234 + 42 हुआ 276। विद्यार्थी द्वारा प्रयुक्त युक्ति के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही है? तो देखते हैं। गणित में औपचारिक रणनीतियों का उपयोग एक शिक्षक के बच्चों की अवधारणात्मक समझ की प्रक्रिया को जानने में सहायता करता है। तो यही सही है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ छात्रों में भागफल और शेषफल शब्दों के लिए उलझ भाती है। छात्रों में इस प्रकार की उलझना को दूर करने के लिए निम्न में से कौन सी नीति उपयुक्त है? तो यह जो है, मूर्त पदार्थों का प्रयोग किए जाए और छात्रों को कहा जाए कि वे इनसे भिन्न प्रकार के समूह बनाएं और समूह की संख्या और समूह के बाहर की वस्तुओं का निरीक्षण करें। तो यही सही होगा। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से क्या योगात्मक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है? तो यह जो है, यह छात्रों के समर्थ और कमजोरियों का निदान करने पर केंद्रित है, यह नहीं है विशेषता। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गणित पढ़ाने का सर्वाधिक वांछनीय गुण है? तो यह जो है, अर्थपूर्ण और चुनौतीपूर्ण प्रश्नों का निर्माण करना और उनको छात्रों के सामने रखना, यही जो है सर्वाधिक वांछनीय गुण है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुणन की अवधारणा का परिचय देते हुए सुश्री नीतू कक्षा 2 की अध्यापिक में शाब्दिक समस्या से प्रारंभ किया, जैसे कि एक परिवार में के 4 सदस्य हैं और यदि प्रत्येक सदस्य को दोपहर के खाने में 3 रोटी की आवश्यकता है तो कुल कितनी रोटियों की आवश्यकता होगी? अवधारणा के परिचय के लिए इस प्रकार के शाब्दिक समस्याओं का क्या उद्देश्य है? तो यह जो है, वास्तविक की परिस्थितियों का गणितीय समस्याओं से संयोजन करने के समर्थ को विकसित करना, यही है इसका उद्देश्य। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन से गणित की प्रकृति के अनुसार सही है? पहला देखते हैं, गणित की अपनी भाषा है, यह है। दूसरा देखते हैं, किसी भी गणितीय समस्या का केवल एक ही हल होता है, गलत। तीसरा देखते हैं, गणितीय अवधारणाएं अमूर्त होती है, यह सही है। तो 1 और 3 सही है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दृश्यकरण और प्रदर्शन प्राथमिक स्तर पर शिक्षण में सुनिश्चित की जाने वाली महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, क्योंकि उच्च गणित के बीजगणित
और ज्यामिति को पढ़ाने के लिए ये निहित है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अब हम पढ़ेंगे इन्वायरमेंटल स्टडीज। कुडुख कहाँ के लोगों की बोलचाल की भाषा है? तो यह जो है झारखंड के लोगों की भाषा है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका घर एक्स पर स्थित है तथा आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। यद्यपि आपका विद्यालय ठीक सामने है, परंतु बीच में व्यस्त राजमार्ग होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते हैं। अतः आप पहले ठीक उत्तर में 100 मीटर दूर जाते हैं, फिर ठीक पश्चिम में 75 मीटर लंबा सुरंग पथ पार करते हैं और अंत में आप 100 मीटर दूरी पर ठीक दक्षिण में वाई पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं। वाई पर विद्यालय के सापेक्ष एक्स पर आपका घर कहाँ स्थित है? तो यह जो है इसका हल किए हुए हैं। फूड जो है 75 मीटर ठीक पूर्व में है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई रेलगाड़ी नागरकोइल से 5 जून 2020 को प्रातः 4:15 बजे स्टेशन छोड़कर 7 जून 2020 को प्रातः 3:15 बजे गांधी धाम पहुंचती है। तो रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी 2640 किलोमीटर है। यात्रा की अवधि में रेलगाड़ी की औसत 4 किलोमीटर घंटा में लगभग। तो पहले हम देखते हैं क्या है, यानी कि 5 जून 2020 को 4:15 में, तो टोटल कितना हो गया, और 7 जून 3:15 में, तो टोटल मेरा कितना हो गया, यानी कि 47 घंटा। 47 घंटा। अच्छा, दूरी कितना है, 2640 किलोमीटर। तो इसकी औसत चाल निकाल लेते हैं हम पहले। तो 2640 बट्टे 47, तो मेरा लगभग कितना हो गया, 56.17 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि लगभग ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन लीची प्रारंभ करने की सबसे अच्छी अवधि है। तो यह जो है अक्टूबर से दिसंबर। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेलक्रो का उपयोग बहुत सी चीज़ों को एक दूसरे के साथ चिपकाने में किया जाता है। निम्नलिखित में से किसने प्रकृति से प्रेरणा लेकर वेलक्रो को बनाया था? तो यह जो है जॉर्ज मेस्ट्रॉल ने बनाया था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत का संघ शासित प्रदेश है? तो यह जो है जम्मू और कश्मीर। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे देश के नीचे दिए गए राज्यों में से किस में एल्युमिनियम की खान है? तो यह जो है ओडिशा में है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रेल लिपि में मोटे अनाज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। यह लिपि आधारित होती है 6 बिंदुओं पर। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्याज की फसल उगाने के लिए कई तरह के कार्य करने होते हैं। नीचे दिए गए चरणों पर विचार कीजिए और यह विकल्प चुनिए जिनमें इन चरणों को सही क्रम में दिया गया है। सही क्रम पहचान करना है। तो पहले हम देखते हैं मृदा को खोदकर नरम बनाना। यह तो पहला हो गया। तो पहला जो है एक है। उसके बाद दूसरा क्या करते हैं हम, बीज बोते हैं। 3 हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, खरपतवार हटाना।
4 हो गया। उसके बाद प्याज को उखाड़ कर निकालना 5 हो गया। उसके बाद 2 कर प्याज के ऊपर सूखी पत्तियों को काटना लास्ट हो गया। तो ये हो गया ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे देश में एक स्थान है जिसे ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। यह क्षेत्र ऊंचा, सूखा और समतल है। यह क्षेत्र स्थित है शिलांग, मेघालय में। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए फलों और सब्जियों में से उन्हें चुनिए जिनमें भीतर बीज होते हैं। तो यह जो है केरला, खीरा, चीकू, भिंडी, नाशपाती, टमाटर। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिया गया कौन सा जंतु भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है? यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटककर सोकर बिताता है और उसी वृक्ष की पत्तियों को खाता है। इस जंतु को औसत आयु 40 वर्ष है तथा अपने पूरे जीवन में यह मुश्किल से 8 वृक्षों पर ही घूम पाता है। तो यह जो है स्लॉथ जीव है, जंतु है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कॉलम 1 में दिया गया स्थानों के नाम के साथ कॉलम 2 में दिए गए उन स्थानों में के अधिकांश गांवों के सामान्य घरों के सही विवरण से मिलान कीजिए। तो पहला जो है असम। असम जो है बांस के खंभों पर बने ऊंचे ऊंचे घर, यह ठीक है। उसके बाद लद्दाख। लद्दाख जो है ये पत्थर लकड़ी से बने ढालू वाले घर। उसके बाद मनाली, हिमाचल प्रदेश। यह जो है पत्थर के बने घर, लकड़ी फर्श और लकड़ी में चपटी छत है। अच्छा, राजस्थान। राजस्थान में जो है मिट्टी के घर, कंटीली झाड़ियाँ से बनी छत। तो इसका सही आंसर हो गया आपका सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारी पृथ्वी ग्लोब की भांति गोल है। वास्तविक में पृथ्वी पर ऊपर या नीचे कुछ नहीं होता है, यह सब सापेक्ष है। हम भारत के लोग वास्तव में पृथ्वी के पृष्ठ के नीचे दिए गए देश के लोग के सापेक्ष उल्टे खड़े हैं और देश है अर्जेंटीना। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपने खेती से अधिक उपज प्राप्त करने के लिए कोई किसान उर्वरकों और कीटनाशियों का अधिक्य में उपयोग करके खेती के बार धान की फसल उगा रहा है। उसका यह व्यवहार उसके खेतों की मृदा को अंततः किसी भी फसल को उगाने के लिए अनुपयुक्त बनाएगा। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा समूह EVS पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 धीमी में से 4 को सही ढंग से प्रस्तुत करता है? तो यह जो है परिवार और दोस्त मित्र, भोजन, पानी और यात्रा, ये 4 सही ढंग से प्रस्तुत करता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षार्थी के पोर्टफोलियो बनाने के लिए सबसे अच्छी तरीके क्या हैं? तो यह जो है एक विशिष्ट कारण के आधार पर पोर्टफोलियो में शामिल किया जाने वाले काम का चयन करना, यह है। तो एक सही है। एक शिक्षार्थी में के काम की सभी वस्तुओं का चयन करना, यह नहीं है। शिक्षार्थी से अपने काम का चयन और उनको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करवाना, यह है चौथा। एक समय अवधि में
शिक्षार्थियों के कामों के विभिन्न स्तरों को इकट्ठा करना। 4, ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। NCF 2005 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा EVS के पाठ्यक्रम के बारे में सही है? तो EVS का पाठ्यक्रम विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा का एकीकरण है। यह सही है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक EVS शिक्षक अपने शिक्षार्थियों को पड़ोस में इस्तेमाल होने वाले विभिन्न ईंधनों पर एक सर्वेक्षण करने को कहता है। इस सर्वेक्षण के संचालन के दौरान निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया कौशल विकसित की जा सकती है? तो यह जो है रिकॉर्डिंग और सुनने की कौशल, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीखने के लिए निरंतर आकलन के आवश्यकता तत्व क्या है? तो पहला है क्या, इसका उपयोग बच्चे के बारे में फैसला सुनाने के लिए लिया जाता है। तो यह नहीं है। इसे सीखने की स्थितियों में निहित किया जा सकता है। तो यह है। तीसरा क्या है, यह शिक्षकों को उनकी शिक्षण अधिगम विधि से समायोजित करने की गुंजाइश प्रदान करता है। यह भी है। तो 2 और 3, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुणाल ने कपड़ों की बंधेज की रंगाई पर कार्यशाला करने के लिए अपने विद्यालय में एक स्थानीय कारीगर को आमंत्रित किया। स्थानीय कारीगर को आमंत्रित करने के उद्देश्य निम्नलिखित में से इसके अतिरिक्त है। तो यह जो है शिक्षार्थियों को सामान्य भाषा सीखने में मदद करना। ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेहर के पास कक्षा में कुछ शिक्षार्थी हैं जो प्राकृतिक आपदा के कारण अपने मूल स्थान से विस्थापित हो गए हैं और उन्हें विद्यालय वातावरण में समायोजित करने में समस्या है। एक EVS शिक्षक के रूप में आप क्या उन्हें अन्य शिक्षार्थियों के साथ बातचीत करने में मदद करेंगे और उनकी कहानियों को भी साझा करेंगे? यह सही है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समुदाय संसाधन के रूप उपयोग करने का औचित्य है। तो यह जो है समुदाय अपने बच्चों के सीखने में हिस्सेदारी है और इनमें उन्हें शामिल होने की ज़रूरत है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आरोही ने अपने शिक्षार्थियों को अपनी कक्षा का मानचित्र खींचने को कहा। यह क्रियाकलाप विकास करने में सहायक होगा। तो यह जो है अभिविन्यास और सापेक्ष स्थिति को समझ। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या पाठ्य चर्चा के विकास के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है? तो परीक्षा को आसान बनाना, यह मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। EVS में शिक्षार्थियों के आकलन करते समय बचना होगा। आकलन करते समय तकनीकी भाषा के उपयोग करने से इससे बचना होगा। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूषण अपनी कक्षा 2 की भाषा की कक्षा में थीम यात्रा को एकीकृत करना चाहते हैं। आप किस संसाधन का सुझाव देंगे जो कक्षा में संपादन के लिए सबसे उपयुक्त है? तो यह जो है बच्चों के यातायात पर अपने अनुभव। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। EVS कक्षा में शिक्षार्थी पड़ोस में एक भिखारी लड़के के बारे अपने अवलोकन को साझा करती है और जानना चाहती है कि उसके माता पिता उसे स्कूल क्यों नहीं भेजते हैं।
एक शिक्षक ने के रूप में अपने आप शिक्षार्थी को कैसे जवाब देंगे? तो उसके अवलोकन की सराहना करेंगे और पूरी कक्षा में इस पर चर्चा करेंगे। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खेल और पहेलियों ईवीएस के शिक्षण और अधिगम के महत्वपूर्ण हिस्से हैं क्योंकि वे शिक्षार्थियों को अपने आप पैटर्न खोजने को देते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए दोस्तों, अब क्या है? लैंग्वेज हिंदी है। तो इन निर्देश को आप लोग पढ़ लीजिएगा, हम पढ़ चुके हैं। सिर्फ क्वेश्चन की ओर देखते हैं। चलिए, अलाव को लोक की सामूहिक चेतना का प्रतीक क्यों कहा गया? क्योंकि इसके चारों तरफ समूह में बैठने का नियम है, इसीलिए कहा गया प्रतीक। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अलाव स्मृति की चीज़ क्यों बनता जा रहा है? क्योंकि शहर के प्रभाव ने गांव की जीवन शैली बदल दी। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे में चौपाल पर अलाव के इर्द गिर्द बैठकर इकहरे मन से बातें भला किसे रुचिए? इकहरे मन से की जाने वाली बातों का क्या स्वरूप होगा? तो सीधी व स्पष्ट बात करना। ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह अब सहरता जा रहा है। लेखक ने काले शब्द को किस भाव के लिए लिखा है? तो यह जो है सामूहिकता समाप्त होने का भाव। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गद्यांश के अनुसार कौन सा व्यवहार शहरीपन की ओर संकेत करता है? तो यह जो है अपनेपन का भाव कम होना। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेह छो का अर्थ क्या है? तो यह जो है स्नेह। ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दुमुहापन से तात्पर्य है? तो यह जो है कभी कुछ तो कभी कुछ कहना। ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोका अनुग्रही का संधि विच्छेद है? तो यह जो है लोक अनुग्रही। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपनत में मूल शब्द है? तो यह जो है अपना। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए निर्देश 100 से 105 के नीचे हम पढ़ चुके हैं, आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, कवि ने सूरज के लिए किस उपमान का प्रयोग किया? तो सफ़ेद रंग का खरगोश उछल कूद कर रहा हो, यह उपमान किया। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत दिनों के बाद मुझे धूप ने बुलाया से अभिप्राय है? तो कोहरे भरे शीत के बाद धूप निकली हो। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। धूप किस रंग से वस्त्र पहनकर आई है? तो धूप जो है सफ़ेद रंग की वस्त्र पहनकर आई है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ताते जल नहा में किसके स्नान का उल्लेख है? तो यह जो है धूप का। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेघ ऊन का गोला बुनती सुकुमारी से आश्य है? तो यह जो है नभ में श्वेत बादल उड़ रहे हैं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुझे धूप ने बुलाया में अलंकार है? तो यह जो है मानवीकरण। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा के पाठ्य पुस्तकों में पहेलियों और वर्ग पहेलियों को शामिल करना है? तो यह जो है विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन योग्यता का विकास करता है। तो
ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपकी कक्षा में एक दृष्टिबाधित विद्यार्थी है। एक भाषा शिक्षक के रूप में आप उस बालक के साथ सामान्य व्यवहार करेंगे तथा उसे श्रव्य सामग्री के द्वारा सहायता करेंगे। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के आकलन के दौरान एक भाषा शिक्षक को मुख्य रूप से निम्नलिखित में से एक पर ध्यान देना चाहिए। शिक्षार्थियों के निष्पादन के बारे में विविध तरीकों से जानकारी एकत्रित करना तथा उसे शिक्षार्थियों एवं उनके माता पिता के साथ साझा करना। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे एक या एक से अधिक भाषाओं के ज्ञान के साथ विद्यालय में आते हैं। एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान बच्चों को सहायता करता है तो अन्य भाषाओं एवं नए विषयों की आसानी से सीखने में। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 3 के विद्यार्थी की कॉपी को देखते समय भाषा की शिक्षिका ने कुछ त्रुटियां देखी और महसूस किया कि बच्चों की त्रुटियां स्वाभाविक है और उनके अधिगम की संकेत है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैगोत्स्की के अनुसार बच्चे साथियों के साथ सामाजिक अंततः क्रिया से सीखते हैं। एक भाषा शिक्षक के रूप में है तो जोड़े एवं समूह कार्य के लिए योजना बनाएं ताकि वे साथियों के साथ अंततः क्रिया कर सकें। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका भाषा शिक्षक के द्वारा अपनाया जाना चाहिए। तो यह सुनिश्चित करना कि उसकी कक्षा में सभी विद्यार्थी महसूस करें कि उन्हें स्वीकृत एवं महत्व दिया जा रहा है, चाहे वे किसी भी भाषा, सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के से संबंध रखते हो। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय कक्षाएं बहुभाषी कक्षाएं होती हैं। बहुभाषिकता के इस संदर्भ को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक स्तर पर बहुभाषी कक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक उपयुक्त है। तो यह जो है शिक्षक शिक्षार्थियों को उनकी स्वयं की भाषा में संप्रेषण करने एवं अभिव्यक्ति हेतु प्रोत्साहित करे तथा उनके विचारों को सम्मान दे। यह सही होगा। ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा शिक्षक ऐसे कार्य दे जोड़े समूह में किया जा सके क्योंकि इस प्रकार के अर्थपूर्ण कार्यों से बच्चे एक दूसरे की सहायता करते हैं, इसे सीखते हैं। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक अध्यापक का अपने कक्षा में इस बात पर ध्यान जाता है कि एक बच्चे को भाषा पढ़ने एवं समझने में कठिनाई हो रही है। यह ... लक्षण हो सकता है। पढ़ने में अक्षमता, यही लक्षण है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर आकलन करने के संदर्भ में सही है। तो आकलन विद्यालय आधारित तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ समावेशित होनी चाहिए। यह सही है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से आप किससे भाषा की कक्षा हेतु प्रमाणिक सामग्री के रूप में स्वीकार करते हैं। तो यह जो है पाठ्य पुस्तक में स्वीकार करते हैं। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा 5 की एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों से कहती है कि आप इस सत्र में किए गए अपने काम जैसे अपनी ड्राइंग, कविताएं, कहानियाँ, वर्कशीट और अन्य सामग्री एक
विशिष्ट फोल्डर में रखे। विद्यार्थियों के इस फोल्डर को डॉट डॉट कहा जाता है, तो यह जो है पोर्टफोलियो फोल्डर कहा जाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप विश्वास करते हैं कि मानव भाषा अर्जित करने की क्षमता के साथ ही जन्म लेते हैं। आपका विश्वास निम्नलिखित में से किस धारणा या सिद्धांत से मेल खाता है? तो यह जो है सहज ज्ञानवाद। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए आज मेरा 120 क्वेश्चन पूरा हो गया।